साड़ी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है खरगे जी, कल उन्होंने कोई बयान दिता कि भाई साहब एक मिनट, उन्होंने कुछ कहा कि ये इमरजेंसी तो बाईगॉन एरा है। बाईगॉन एरा मतलब कि बहुत समय हो गया, आज उसको याद करने का क्या फ़ायदा, मतलब मीनिंग वही निकलता उनकी बात से। अच्छा, आप में से मुझे लगता है कई तो मित्र लोग ऐसे होंगे जिनकी 1975 जून में पैदाश भी नहीं हुई होगी, पर मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, मैं तो आई वॉज अ सिविल सर्वेंट, मैंने 1974 में ज्वाइन की है और मेरे को बिल्कुल फ्रेश मेमोरी है। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए जब बात होती है डेमोक्रेसी की, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो 1947 में शुरू नहीं हुई। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी 6000 वर्ष पहले है और हर एक भारतीय नागरिक की खून में डेमोक्रेसी है। वैशाली में 6th सेंचुरी BC में रिपब्लिक्स थी, इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है। और मदर ऑफ डेमोक्रेसीज को तो उसका तो अर्थ कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं, बट टुडे इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। 140 करोड़ है, हम रेगुलरली हर 5 साल सरकार चुनते हैं और हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके बारे में आपको जानकारी। 1975 में क्या हुआ था एग्जैक्टली जो खरगे जी चाहते हैं कि हम भूल जाएं, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी इलेक्शन को चैलेंज किया और उसको रद्द कर दिया। अपने आप को सत्ता में रखने के लिए उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की और उनके बेटे साहब राजीव गांधी जी ने उस वक्त पार्लियामेंट में बोला बाद में आके कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर उसको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है और नहीं कर पाए तो वो प्रधानमंत्री के पद का लायक नहीं है। देखिए, अपने आप को, अपने परिवार को सत्ता में रखने के लिए क्या क्या इन्होंने किया, मैं आपको कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1,11,000 व्यक्ति, जिसमें विद्यार्थी थे, पत्रकार, आपकी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट्स, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, लेबर लीडर्स और बिल्कुल इनोसेंट सिविलियंस, 1,11,000 से अधिक उनको ट्रायल के बगैर गिरफ्तार किया। दे वर जेल्ड। हमारा जो संविधान है वो किस चीज पे बेस्ड है? फंडामेंटल राइट्स पे। और सारा देश वॉज लिविंग इन फियर। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, यार बंद कर लो जरा, फोन साउंड बंद कर लीजिए। 253 जर्नलिस्ट्स वर जेल्ड अंडर मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। एक हमारे बिहार के लीडर है, हमारी विचारधारा उनके साथ मिलती नहीं है, पर बिहार के लीडर है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा। 51 फॉरेन जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट से क्यों शुरू किया, क्योंकि आप लोग, आपका प्रोफेशन है और आप जर्नलिस्ट किस सिचुएशन में काम करते हैं। 51 फॉरेन जर्नलिस्ट, उनका वीज़ा रिवोक किया और उनमें से 29 ऐसे थे, उनको कहा कि आप कभी वापस इंडिया में नहीं आ सकते। और एक मशहूर BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट थे मार्क टली, जो वर्चुअली इंडियन
इंडियनाइज हो गए और यहीं रहते हैं। हमारी जो प्रेस काउंसिल है, इंडियन प्रेस काउंसिल, उसको डिसॉल्व कर दिया। मैं एक उस समय की 26 जून की टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल जाएगी। एक मिनट यार। मैं वहां पहुंचने से पहले कुछ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इमरजेंसी जब डिक्लेयर की गई तो जो देश का मंत्रिमंडल था, कैबिनेट, उनको बताया भी नहीं गया। जो प्रधानमंत्री जी के सचिव थे, परमेश्वर नारायण हक्सर, पीएन हक्सर, उन्होंने कहा कि ये मीटिंग तो फॉर्मेलिटी थी। और इंदिरा जी ने वंस फेमसली शी सेड, व्हेन आई इम्पोज्ड इमरजेंसी नॉट इवन अ डॉग बार्क्ड। "38th amendment was passed to the constitution. This effectively barred courts from reviewing the emergency. 39th amendment, प्रधानमंत्री की इलेक्शन could not be questioned, इसका इफेक्ट ये था। 42nd amendment, fundamental rights were curtailed। और जस्टिस HR खन्ना, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, उनको सुपरसीड कर दिया गया। 21 महीने के दौरान 48 ऑर्डिनेंसेस पास हुई। उन्नीस 1976 में ये शब्द अच्छा नहीं है, स्लम रेजिडेंट्स, इनको अच्छा शब्द होगा, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, पर जो झुग्गियों में रहते थे, तुर्कमान गेट में पुलिस ने जाके वहाँ पे फायर कर दी। डेथ टोल जो है उसके 20 से 150 में है। कुलदीप नायर जो बड़े मशहूर पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि 150 लोगों की डेथ हुई। और संजय जी ज़रा बर्थ कंट्रोल में विश्वास रखते थे, तो लोगों को घर से जाके उठाया गया और उनकी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन करवाई गई। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल जो मैं ढूंढ रहा था, 26 जून का एडिटोरियल है, उसका ये था, डेमोक्रेसी, बिलवड हस्बैंड ऑफ ट्रूथ एंड डियर फादर ऑफ फ्रीडम पास्ड अवे ऑन जून 26। और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इन्होंने प्रेस टेक ओवर कर ली थी, इंडियन एक्सप्रेस की ने अपनी प्रोटेस्ट दिखाने के लिए वो जो एडिटोरियल होता है, जो आप लोग अपने अखबारों में अपने रखते हैं, उसको ब्लैंक एडिटोरियल, ब्लैंक स्पेस कर दी। मैंने अभी नसबंदी की बात की, 60 लाख पीपल, 60 लाख लोगों को फोर्सिबली स्टेरिलाइज किया गया उनकी कंसेंट के बगैर। पीपल वर पिक्ड अप फ्रॉम देयर होम्स एंड फोर्स्ड इनटू स्टेरिलाइजेशन कैंप्स, और जिन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की, दैट वाज मेट विद थ्रेट्स एंड ब्रुटैलिटी। तो खड़गे जी को मैं यही कहना चाहता हूं, खड़गे जी आप कहते हैं कि ये बड़ी पुरानी बात हो गई और इट इज़ अ बाईगॉन एरा। खड़गे जी की सिलेक्टिव एमनीसिया है, वो वही परिवार जो सत्ता में रहना चाहता था, उन्होंने अपने आप को सत्ता में रखने के लिए इमरजेंसी की, और आज खड़गे जी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो शायद पता नहीं खड़गे जी खुद विश्वास करते हैं कि नहीं जो बातें करते हैं, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही, तो मैंने सोचा कि हमें आपके साथ इंटरेक्शन होगी, आपके सवाल होंगे, मैं बड़ी खुशी से उनको जवाब दूंगा। बट आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। मुझे लग रहा है कि
संविधान हत्या दिवस 50 साल इमरजेंसी के बाद क्यों बहुत ज़रूरी है, क्या हुआ उन 21 महीनों में, लोगों के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए एग्जीक्यूटिव कोई भी हो, अच्छा सपोर्ट मिले तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं सिस्टम में, कोर्ट्स के, प्रेस के, तो कभी कभी टेंडेंसी होती है उसको भूल के और पावर को कंसंट्रेट कर लिया जाए। इसलिए उस चीज़ के ऐसी चीज़ कभी ना हो, that the same mistakes are never repeated. I think it's very essential और मैं I'm very happy और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जतिंदर पाल मल्होत्रा जी और बाकी आपने मुझे ये मौका दिया आपके साथ इंटरैक्ट करने का, and now I'm open to questions. मंत्री जी, जैसे ये चैप्टर है इसको क्या पाठ्यक्रमों में भी लाया जा सकता है, जैसे 7वीं 8वीं 10th इस तरह के, ताकि उनको भी जानकारी हो कि क्या नुकसान था? नहीं, लाना चाहिए, बट वो तो देखिए वो तो पार्टी का काम होगा। मैं आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते में आया हूँ। मैं समझता हूँ कि देखिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और मैंने अक्सर देखा कि जो इतिहास लिखा जाता है आपको पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए कि लिख कौन रहा है, उसको कौन लिख रहा है। पुराने ज़माने में जब अगर आप देखें, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी 190 वर्ष यहाँ पे, तो सारी हिस्ट्री जो उस समय की लिखी गई थी उन्होंने ही लिखवाई थी। उसमें वो ये कहना चाहते थे कि जब अंग्रेज़ों के यहाँ आने से उनका यहाँ आने से पहले भारत में कुछ था ही नहीं, उन्होंने आके यहाँ पे मॉडर्न गवर्नेंस, ये सरेआम झूठ है। मैं आपको बताता हूँ कि एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक हिस्टोरियन है एंगस मैडिसन, उनका आप रिसर्च पढ़िए, तो उन्होंने कहा है कि सन 1700 में, मैं 1700 का फिगर क्यों ले रहा हूँ 1700 का, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो 190 साल की हुकूमत है, कॉलोनियल डोमिनेशन, उसको बैटल ऑफ प्लासी 1757 से उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज़ों के आने के 50 साल पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय विश्व भर में 1 या 2 नंबर पे थी और कोई 20 से 22% जीडीपी दुनिया का भारत से आता था और उतना ही चीन का था। तो इट्स नॉट विदाउट रीज़न कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को उस समय एक सोने की चिड़िया कहा करते थे। सो वो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन 20-22% से अधिक लेके 190 साल की अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद 1947 में वो गिरता 2% पे आ गया। और जो यूनाइटेड किंगडम की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो कैसे हुई है कि आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। और जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो भारत की अर्थव्यवस्था थी कोई 11वें या 10वें स्थान पे, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आज हम 10वें स्थान से लेकर 5वें स्थान पर पहुंचे, यूके को ओवरटेक करके 4थे स्थान पर पहुंचे, जापान को ओवरटेक करके, और इस समय 3रे स्थान के लिए हम जर्मनी को चैलेंज कर रहे हैं। और ये मेरी असेसमेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है। पर ये मैं बात आपको क्यों रख रहा हूँ, इसलिए कि मैं चौथे हमारी अर्थव्यवस्था अगर पिछला क्वार्टर लें तो इट ग्रू एट 9% प्लस, और हमारी रेट ऑफ ग्रोथ जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो भी है 6.4%। पर बाकी ये जो इकोनॉमीज हैं, यूके, जापान, जर्मनी, ये 2% पे ग्रो कर रही है। इसलिए यू डोंट नीड रॉकेट साइंस नो कि अभी आप 4थे स्थान पे, 3रे स्थान पे आएंगे। और आने वाले जो मोदी जी का सपना और संकल्प है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, उसकी यात्रा जो है वो अच्छी तरह उसकी नींव पड़ गई है। पाठ्यक्रमों वाली बात रह गई, बताइए एग्जैक्टली।
बताइए आप क्या सजेस्ट। जैसे आपने हिस्ट्री की बात करी, तो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होंगे शायद वो पढ़ सकेंगे, हाँ, लेकिन हम शुरुआती दौर में 5वीं 6वीं 7वीं में अगर इस नहीं तो मैं आपको वही कहता हूँ, मैंने आपको इसका इसलिए बताया क्योंकि पहले जो केंद्र में मंत्री भी हैं और आपकी बात सुनी। नहीं, मेरी बात नहीं है, बाकी सारे मंत्री यही बात कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के करिकुलम में, आप वो बात कर रहे हैं, पर उसमें स्कूल के करिकुलम में तो आएगा, क्योंकि हमारा जो इतिहास है 50 साल का वो लिखा जाएगा। ऐसे होता क्या है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कम लिखी जाती है, पर आपका जो कहना है हमें कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पर कंटेक्ट है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे क्या, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न, पर अब जो लिखा जा रहा है, और तभी अगर आप संविधान हत्या दिवस मना रहे तो स्कूल के करिकुलम में तो आएगा ही आएगा। हाँ, मतलब इधर हाल फिलहाल क्योंकि 10 साल आपकी सरकार की हो गई जी, 11 साल, हाँ, तो शायद हमें लगता है कि नेक्स्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे। आपकी बात जो है, मैं अपने जो हमारे हायर एजुकेशन मंत्री हैं, मैं उनको बोला, मैंने स्कूल में भी, देखिए ये स्टेट का भी सब्जेक्ट होता है, फिर आपको समझाने में भी आसानी होगी। मेरे को समझाने में कोई मुश्किल नहीं है, अगर समझने वाला समझना चाहे तो समझ आ जाती। देखिए ऐसा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट्स आपकी ऐसी भी हैं। अब मैं पंजाब गवर्नमेंट के बारे तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि हाँ नहीं, ऐसा है, कई कांग्रेस की सरकारें हैं, कई आम आदमी पार्टी एक सरकार है, कांग्रेस की भी हैं 2-3, वो तो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहते हैं, स्कूल के करिकुलम में तो मैं तो समझता हूँ कि आप इसी इवेंट को कवर करेंगे, आप एग्जीबिशन में जाएगा, स्कूल की करिकुलम में तो अपने आप आएगी चीज़, क्योंकि आप भी तो, इतिहास कौन लिखता है, हम ही जैसे, आप जैसे लोग लिखते हैं। 10 साल में हमने देरी की, मुझे नहीं लगता, हम तो ये बात करते आए हैं। देखिए उस समय जब ये जून की बात कर रहा हूँ 1975 की, हमारे ही लोग हमारे, उस समय तो मोदी जी प्रचारक थे, वो पंजाब आए, उन्होंने जिन परिवारों के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया उनसे मिले, अंडरग्राउंड लिटरेचर दिया, तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल वर्क इन प्रोग्रेस। पुरी साहब, जैसे आपने कहा कि ये इतिहास है और बड़ा खराब उस समय रहा, 50 साल पुराना जो है, और सच्चाई भी है, लेकिन कांग्रेस, आपको क्या लगता है कांग्रेस आप कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस से आप क्या कहें कि हमने हाँ ये किया था, नहीं, आप कांग्रेस में रखिए। कांग्रेस में कौन परिवार जिन्होंने ये किया वो तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, वो खड़गे जी को जिनको अध्यक्ष बनाया हुआ, जिनके पास पावर नहीं है, वो कह रहे हैं बाईगॉन, वो भी ज्यादा डिफेंस नहीं रख रहे। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत समय हो गया, आप छोड़िए, ऐसी बातें कर रहे हैं। और एक उनके और एक लॉयलिस्ट हैं जयराम रमेश, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं उस समय जो ठीक हुआ, इतना नहीं हुआ, पर अभी आपकी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। उसको पूछो जयराम को, उन्होंने कई चीज़ें, मैं 2-3 लेता हूँ उसमें। उन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात की, उनसे पूछा जाए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स को आपने डिसमिस किया। 356 है ना, कौन सा आर्टिकल, हाँ, और ना 150 बार, और उनकी एक प्रधानमंत्री उन्होंने 100 बार उन्होंने यूज किया, एक ही बंदा। आप ये को बताइए, मैं कंपैरिजन के लिए कर रहा हूं, मोदी जी के 11 साल हो गए, वाजपेयी जी का भी समय था, एक भी स्टेट गवर्नमेंट हमने डिसमिस किया, एक भी। और कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, आप उनकी एक्शंस देखो। अब मैंने ना, आप प्रेस में कवर करोगे, जब केंद्रीय मंत्री आए उन्होंने कहा डिसमिस करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिवली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जैसे उन्होंने हरकतें की हैं, अगर वो सेंटर वो पावर इवोक करता तो कई लोग कहते हैं अच्छा किया, बट नहीं किया हमने, बिकॉज मोदी जी का अप्रोच डेमोक्रेसी पे बिल्कुल अलग है। और मैं आपको वादे से, मैं बड़े दावे से कहता हूं, जितनी गाली हमको मिलती है, अब्यूज, इन्वेक्टिव इज हर्ल्ड एट अस, और किसी देश में होना, पता नहीं जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटर बंद कर दें, हमारे यहाँ पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें लोग कह जाते हैं। हाँ, फिर इंडिविजुअली हम लोग कहते हैं, और हमारे बारे नहीं, सीनियर मोस्ट इलेक्टेड लीडर्स के बारे। अब मेरी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो जाएगी, ठीक है, मैं मंत्री हूँ 8 साल से, पर वो भी है, प्रधानमंत्री जी के बारे में कैसे बोल जाते हैं लोग। तो ये
ये प्रिटेंड करना कि कुछ नहीं हुआ था 50 साल पहले, और या कहना कि अरे आपने भी कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और अपनी बात में उनको खुद विश्वास नहीं है, तभी बोलते नहीं है। प्रोफार्मा बोल दिया उन्होंने। मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता कि वो साफ आए, आपके साथ बैठे को भैया 50 साल पहले गलती हो गई, अब हम अपनी स्लेट को क्लीन वाइप करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये दैट्स माय व्यू। कांग्रेस पार्टी मानेगी नहीं। मुझे एक चीज़ पता है, कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में इंक्रीजिंगली इरेलेवेंट होती जाती है। इरेलेवेंट। जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जूनियर पार्टनर बन गई है। और अगर आप 3 चुनाव जिनके बारे हम अभी बात कर सकते हैं, 2014 का चुनाव, 19 का और 2024 का, ये तीनों मिला लो तो किनिया उन्होंने वोटें बंदे फिर भी नहीं बनते ना लोकसभा की स्ट्रेंथ। 2014, 19 तो 24 मिला लो, दे डोंट रीच ए माइनॉरिटी इवन आफ्टर 3 इलेक्शन इफ यू कंबाइन। उन्होंने उनका फिगर कर लिया जाए, उनको तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए जो 10% है वो भी नहीं आती वोट। सो ये है कांग्रेस पार्टी के हाल। बट इस समय हम कांग्रेस पार्टी की वो नहीं करने आए, हम ये मैं समझता हूँ कि 50 साल पहले जो हुआ, सो दैट इट नेवर हैपन्स अगेन। जो भी होगा सत्ता में, थोड़ी सी पावर कंसंट्रेट करने की, एग्जीक्यूटिव काम करवाने की, वो तो हर एक एग्जीक्यूटिव में होता है। बट टू सस्पेंड सिविल लिबर्टीज, 42nd अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स गॉन। और बताइए जी। हरदीप जी, अभी जो आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, हालांकि आपने कहा है कि जो तेल की आपूर्ति है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या पेट्रोल के रेट इंडिया में स्पेशली क्या बढ़ सकते हैं नहीं? और सेकंड चीज़ कि अब जब गवर्नमेंट ने देख लिया है कि ये जो दोनों में क्लैश चल रहा है ये लॉन्ग टर्म चलेगा समहाउ, तो अभी भारत सरकार आगे के लिए क्या कर रही है जो तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का? भाई साहब, मुझे एक तरफ से खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो इम्तिहान च बच्चा जाता है तो कुछ क्वेश्चन जड़े होंगे ना वो तैयारी करके जाता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। क्योंकि मैं पिछले 10-15 दिन से, मैं तो अभी कल 15 घंटे की जर्नी के बाद बाहर से आया हूँ। मैं वो कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी ने मुझे और कुछ 6 और साथियों को भेजा था। देखिए, मैं अक्सर यही कहता आया हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तेल की कोई कमी नहीं है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर से और भी तेल आ रहा है। ये टर्बुलेंस से बहुत पहले ओपेक प्लस जो प्रोड्यूसर्स कार्टेल है, ग्रुपिंग है, वो एक दिन में 92 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता था। 92 मिलियन बैरल्स। फिर उन्होंने सप्लाई को कम करने के लिए और दाम को ऊपर रखने के लिए उन्होंने 5 मिलियन कम कर दिया। तो सॉरी, मैंने क्या बोला, 92 नहीं, इट वाज 102 मिलियन बैरल। उन्होंने 5 कम किया, इट केम डाउन टू 97 मिलियन। भारत की कंजम्पशन एक दिन की है 5.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। जब मैं इस मंत्रालय के साथ जुड़ा, मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, 4 साल हो गया, उस समय हमारी कंजम्पशन 5 मिलियन थी। आज कोई 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, ग्लोबल एवरेज जो है इंक्रीज की, उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है पेरिस में, IEA, उनका ये मानना है कि अगले 20 साल, 2 दशक में विश्व भर में जो इंक्रीज की डिमांड होगी वो 25% इंडिया से आएगी। तो आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। क्योंकि ऑयल सप्लाई में कोई कमी नहीं है, मैंने ये कहा कि कमी नहीं पड़ेगी। चिंता इस बात की थी कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण अगर वो किसी तरीके से बंद हो जाता है, तो मुझे शायद ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं 39 इयर्स में सिविल सर्वेंट रहा हूँ और ये मिडिल ईस्ट तो टेंशन का एरिया है। पर हमेशा जब टेंशन होती है तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद होने की
चिंता होती है, पर पिछले 50 साल में बंद नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ अगर कहीं ब्लॉक हो गई तो इसमें, क्योंकि 20% दुनिया का तेल यहाँ से आता है, तो इसमें ईरान को भी नुकसान है और जो ईरानियन तेल खरीदने वाला है, क्योंकि ईरानियन तेल इज अंडर सैंक्शन, उनको भी नुकसान है। तो हमने कहा कि हमारी असेसमेंट कि नहीं बंद होगी, पर क्योंकि देयर वाज टॉक कि इट कुड बी ब्लॉक, तो फिर मैंने एनालिसिस लिया कि हमारा जो कंजम्पशन है 5.5 मिलियन बैरल पर डे का, उसमें से 4 मिलियन बैरल जो है वो नॉन अदर रूट से आता है। तो इसका मतलब अगर हम 4 मिलियन और जगह से खरीद लें और हमें 5.5 चाहिए, तो हम बाकी जगह से बढ़ा लेंगे। और दूसरा, हम खुद भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम खुद भी रिफाइन करते हैं, उसको बेचते हैं, तो अपने एक्सपोर्ट थोड़ा रोक लेंगे। इसी चिंता की कभी नहीं थी। बाकी रही प्राइस, आपने दाम की बात की। देखिए, संभव है कि अगर ग्लोबल सप्लाई बढ़ रही है तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, और अवेलेबिलिटी होगी तो दाम ऊपर नहीं जा सकता, दाम तो नीचे आ सकता है। तो हैरानगी की बात यह है कि जब ये युद्ध हुआ भी, देखिए ये टेंशन से पहले महामारी का जब सामना करना पड़ा, तो क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, एक बारी बैरल का प्राइस $19 आ गया, जब शुरू हुई तो $120 चला गया। अभी पीछे ये प्राइस रेंज में रहा है बिटवीन 70 और 80, पर ये जब टेंशन भी हुआ ईरान इसराइल का, अभी तो नीचे आ गया, अब तो 65-66 आ गया। कल का जो मैंने देखा तो इट वाज अबाउट 66 और सो। तो मेरे हिसाब से देयर इज़ इनफ ऑयल, देयर इज़ इनफ अवेलेबिलिटी। और अगर कोई रूट्स, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक के नहीं, अगर कोई सप्लाई रूट्स में कोई समस्या आती है तो फिर रीरूटिंग में फ्रेट चार्जेस बढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप सीरियस ऑयल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, मुझे तो बनना पड़ गया, तो मैं समझता हूँ यही जो 65, 70, 72, ये 65, 70, 72 के बीच में रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन के बाद उनकी जो फिलॉसफी है ड्रिल बेबी ड्रिल, देखिए उनकी अप्रोच में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की अप्रोच में बड़ा फ़र्क है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को कहती हैं कि हमारे पास तेल है वो रहेगा, इसको अगले 20-30 साल क्वांटिटी में बेचें। प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच है कि नहीं, जितना है तेल उसको निकालो। और टुडे अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 13 मिलियन बैरल एक दिन का प्रोड्यूस करते हैं, और पीछे मैंने जो सुना है 1.5 मिलियन और उस पर ऐड कर रहे हैं। और हमने पिछले साल $14 बिलियन की एनर्जी उनसे खरीदी है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा या प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएगी। कहीं अगर अभी तो सीज़फायर हो गई है, और देश में भी कहीं तेल भंडार वगैरह, देश में भी कहीं तेल भंडार मिलेगी बहुत नहीं। मैंने बोला ना, क्योंकि पहले आप 2006 से 2016 में आपने प्रोस्पेक्टिंग की नहीं, कि जो सरकार थी उस समय वो और चीज़ों में मस्त है, व्यस्त है शायद। तो इस साल ONGC ने 500 कुएँ खोदे हैं 37 साल में। इट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेल्स। देखिए, ऑयल ड्रिलिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। अगर ऑन शोर वेल होता है वो 4 मिलियन डॉलर उसके एक्सपेंडिचर होता है, जो ऑफशोर होता है उसका 100 मिलियन होता है। अब जैसे गायाना, मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ अ गायाना टू बी वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन द अंडमान सी, क्योंकि मैंने 2-2.5 साल में जो हमने डिस्कवरीज की हैं उसमें कितनी पोटेंशियल है उसको जोड़ लो। और अभी तो 2000 मीटर पे जब 5000 मीटर में जाएगा नीचे तो और भी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप मान के चलिए कि अंडमान सी में है ऑयल, तो ऑयल तो एक जगह रहता नहीं है, फ्लोट होता है। तो इसलिए ये इस स्टेटमेंट को किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। मैंने यही कहा कि हमने एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बढ़ा दी है। पहली बार 37 साल में 500 कुएँ खोदे हैं। और गायाना भी जब डिस्कवर हुआ था, मैं आपको याद कराना चाहता, 46 वेल्स ड्रिल किए थे, नहीं मिला, 47th में मिला। तो अगर आपको बड़ी डिस्कवरी चाहिए तो यू विल हैव टू गो ऑन डिस्कवरिंग। अभी पीछे असम में एक गैस लीक हुई थी, वो ढूंढ रहे थे ऑयल,
पुरानी वेल में, वो इतनी पावरफुल गैस वहाँ पे थी कि वो 4-5 दिन लग गए उसको कंट्रोल में लाने। सो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऑफशोर बहुत एनर्जी है। एक एस्टिमेट मैंने पढ़ा था जब मैंने मंत्रालय के साथ जुड़ा, वो कहा था कि हमारे पास 42 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंस हमारे एस्टिमेट्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस समय हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जो हमारी कंजम्पशन है गैस की 50% हम इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, और 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि अपनी आत्मनिर्भरता हो, हमारी अपनी प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कंजम्पशन भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो वी आर नॉट एबल टू रिवर्स इट। मुझे लगता है 2030 के बाद ये फिगर्स चेंज हो जाएंगे। जबरदस्त दोस्त माना था, अब क्या भारत की सरकार उनको सीरियसली ले रहे हैं? किसको किसको? ट्रम्प को। नहीं, देखिए ऐसा है, ये प्रश्न आप जो कंसर्न मिनिस्टर्स, देखिए जो भी सरकार होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती है। हाँ, कुछ लोगों का स्टाइल अलग होता है। हमारे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं तो जब अधिकारी था तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी था अमेरिका डेस्क पे। उस समय अगर किसी ने मेरे को बोला होता कि हम एनर्जी खरीदेंगे उनसे, तो कोई मानता नहीं। आज हम $15 बिलियन की एनर्जी खरीद रहे हैं। बाकी ये इंटरस्टेट रिलेशंस में, खास करके मिलिट्री इश्यूज में एटसेट्रा, हर एक कंट्री अपनी इंटरेस्ट करती है। अब कौन किसको क्या मानता था, बड़बोलेपन के कारण नुकसान तो कुछ नहीं किस सर, जिस तरह से हम विश्वास अमेरिका के ऊपर करते थे, हाँ। और उसके बाद ट्रम्प का बयान आया कि पाकिस्तान भी हमारा। देखिए ये प्रश्न मैं समझता हूँ। मुझे आपने जो कहा, उन्होंने क्या कहा एटसेट्रा, वो हमारी फॉरेन अफेयर्स कवर करती है। आप ये MEA से पूछिए। मेरा एरिया आज 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी और ऑयल डिप्लोमेसी है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों का ये स्टाइल जो है, जो हमारे पे नहीं कह रहे, बाकियों पे भी वो जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, पर मैं आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। और ये अच्छा भी नहीं रहेगा कि मेरा कमेंट करना, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। सो